नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रघुवंशम महाकाव्य सीरीज में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि माँ सीता धरती में समा जाती हैं और उसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने राज्य को चारों भाइयों के बच्चों में बांट देते हैं और उसके बाद अपने भाइयों के साथ सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले लेते हैं। तो वो हम चर्चा करते हैं अगले सर्ग की। जितने ये चारों भाई थे, उनके जो पुत्र थे, उन्होंने कुश को अपना मुखिया माना था कि जो हमारा मुख्य राजा होगा वो कुश होगा और सब उसके अधीन रहकर राज्य का कार्यभार संभालेंगे। क्योंकि ये भ्रातृस्नेह तो ये रघुवंश की परंपरा ही चली आई थी। एक दिन कुश रात को अपनी राजधानी में सो रहे थे तो उन्हें अचानक सपने में एक स्त्री रोती हुई दिखाई देती है और वो राजा कुश को कहती है कि मैं एक तरह से विधवा होने वाली हूँ। कुश पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे पति को क्या हुआ है? तो वो स्त्री कहती है मैं अयोध्या राज्य की नगर देवी हूँ और वहाँ कोई राजा नहीं है, तो हर तरफ अराजकता फैल रही है जिससे वहाँ का जो जितने भी रहने वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा राजा नहीं है वहाँ पर। सिर्फ तुम ही बचा सकते हो क्योंकि तुम ही अयोध्या के पति बनने लायक हो। तो सपने में कुश उन्हें कह देते हैं कि हाँ, मैं ही अयोध्या का रक्षक बनूंगा, मैं शीघ्र आऊँगा। उतने में राजा कुश की नींद खुल जाती है और सुबह सभा में राज पंडितों के साथ वो इस रात को आए हुए सपने के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सभी राज पंडित यही कहते हैं कि हे प्रभु, आपको अयोध्या नगरी के लिए रवाना होना चाहिए, क्योंकि जो आपका मुख्य एरिया है वो आपके पूर्वजों का जो एरिया है वो अयोध्या नगरी ही है। राजधानी जो है वो अयोध्या नगरी ही होनी चाहिए। बस राजा कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या नगरी की तरफ निकल पड़ते हैं। अयोध्या नगरी जब जाकर देखते हैं तो वो एक तरह से उजड़ी हुई दिखाई देती है। वहाँ की जो राज व्यवस्था होती है वो बिल्कुल बिगड़ गई थी। राजा कुश ने वहाँ की राज व्यवस्था को ठीक किया और अयोध्या नगरी को पहले जैसा सुंदर बनाया। एक दिन राजा कुश अपने परिवार की सभी स्त्रियों के साथ सरयू नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए उनकी इच्छा हुई। अब सभी सैनिकों ने सरयू नदी के किनारे जाकर तंबू लगा दिए, टेंट्स लगा दिए, जिसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब राजा कुश अपने परिवार के साथ सरयू नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब जब वो जल क्रीड़ा करने के बाद वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका चैत्र आभूषण जो होता है बाजूबंद, वो नहीं है। वो जो जैत्र आभूषण था वो ऋषि अगस्त्य ने श्री रामचंद्र जी को दिया था और जब कुश को राजा बनाया गया तो श्री रामचंद्र जी ने वो अपना जैत्र आभूषण कुश को दे दिया था। अब देखते हैं कि उनके पास किसी भी तरह के आभूषणों की कमी नहीं थी, लेकिन वो उनको उनके पिता के द्वारा दिया गया उपहार था और उनके पिता को ऋषि अगस्त्य के द्वारा दिया गया उपहार था। तो इससे बड़ी कीमती चीज तो कुश के लिए कुछ भी नहीं थी। अब वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि धीवरों से कहो कि पानी के नीचे से वो जैत्र आभूषण लेकर आए। अब सभी धीवर अपने जाल डाल देते हैं, लेकिन जैत्र आभूषण नहीं मिलता है। जब जैत्र आभूषण नहीं मिलता है तो कुश को बहुत ही क्रोध आ जाता है। तो पूछते हैं कि क्यों नहीं मिला, मैं तो पानी में ही क्रीड़ा कर रहा था।
तो धीवर कहते हैं कि सरयू नदी के नीचे नागलोक है और वहाँ के जो राजा हैं वो है कुमुद। हो सकता है कि जैत्र आभूषण उन्हें मिला हो और उन्होंने इसे दिव्य आभूषण के रूप में देख करके उन्होंने अपने पास रख लिया हो। अब राजा कुश को बहुत ही अधिक क्रोध आ जाता है। वो अपना बाण उठाते हैं और जो नागों को समाप्त करने वाला तीर होता है वो उस पर प्रत्यंचा पे चढ़ा लेते हैं। उतने में क्या देखते हैं कि पानी की जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। जैसे समुद्र में लहरें हो जाती हैं, नदी में उसी तरह की लहरें उठ रही हैं और सामने एक कन्या और उसके पीछे एक पुरुष खड़ा दिखाई देता है। अब वो जो पुरुष है वो नागलोक के राजा कुमुद थे और कुश को देखते ही वो प्रणाम करते हैं, बोलते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ये हमारी बहन है कुमुदवती। महाराज, ये गेंद खेल रही थी और गेंद बहुत जोर जोर से उछाल रही थी तो वो पानी के ऊपर चली गई और जैसे ही इसने ऊपर देखा तो ये जैत्र आभूषण ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया। तो इन्होंने, कुमुदवती ने वो आभूषण उठा लिया और जब सैनिकों ने मुझे सूचना दी तो मुझे आप तक आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। तो उसके बाद ये कुश का गुस्सा शांत हो जाता है। अब नागों के राजा कुमुद ये प्रार्थना करते हैं राजा कुश से कि हे नाथ, ये मेरी बहन है, आप इनके साथ विवाह कर लीजिए ताकि हम दोनों जातियों के जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण हो जाए। अब कुश राजभवन में संदेश भेजते हैं और कुश का विवाह राजकुमारी कुमुदवती के साथ पूरे विधि विधान के साथ होता है। समय बीतता है, कुश और कुमुदवती को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वो अतिथि रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कथा रघुवंशम से जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका आगे का जो भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।